हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था रेनेशा मूवमेंट, और उसमें मैं आपको पढ़ा रहा था कॉजेज़ ऑफ रेनेशा, पुनर्जागरण के कारण। तो मैंने बताया था ये 2 पार्टों में आएगा, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और ये सेकेंड पार्ट है। रेनेशा के मैंने आपको 4 कारण बता दिए थे। द क्रूसेड्स, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके आगे हम लोग को इनकरेजमेंट टू आर्ट एंड लर्निंग, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो 5वां पॉइंट है इनकरेजमेंट टू आर्ट एंड लर्निंग। इसका मतलब है शिक्षा और कला को, देखिए आर्ट मीन्स कला, लर्निंग माने शिक्षा। शिक्षा और कला को इनकरेजमेंट दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया, तो इसके कारण भी पुनर्जागरण को बल मिला। अब चलिए हम लोग इसके अंदर के कंटेंट को पढ़ते हैं। The warm encouragement given to art and learning by popes, emperors, kings, princes, and rich merchants was also responsible for furthering the Renaissance movement. देखिए, the warm encouragement का मतलब अधिक प्रोत्साहन, given दिया गया, अधिक प्रोत्साहन दिया गया, to आर्ट को यानी कला को प्रोत्साहन दिया गया, and learning और ज्ञान को, शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। किसको? ज्ञान को और कला को। किसके द्वारा? बाय पोप्स के द्वारा, एम्परर्स जो महाराजा या राजा होते थे, किंग्स का मतलब भी वही होता है, शासक, प्रिंसेस राजकुमारों द्वारा, एंड रिच मर्चेंट्स और जो धनी व्यापारी थे उन्होंने भी इसको प्रोत्साहन दिया। वॉज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दरिंग द रेनेशा मूवमेंट, और ये रेनेशा मूवमेंट को फर्दर करने मतलब आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ओके, समझ में आया? मतलब जो प्रोत्साहन इन लोगों के द्वारा दिया गया था, चाहे पोप्स हो, एम्परर्स हो, किंग्स हो, प्रिंसेस हो, रिच मर्चेंट, इन्होंने आर्ट और लर्निंग को जो प्रोत्साहन दिया था उससे भी पुनर्जागरण को बल मिला। फिर देखिए, हालांकि द पोप्स वर डॉगमेटिक इन रिलीजियस मैटर्स, हालांकि ये जो पोप होते थे ये रूढ़िवादी थे। ओके, धार्मिक मामलों में अगर इनकी बात करें तो ये डॉगमेटिक होते थे, मतलब रूढ़िवादी होते थे। दे इनकरेज्ड आर्ट एंड लर्निंग, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्ट और लर्निंग को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। हालांकि ये रूढ़िवादी होते थे, मतलब प्राचीन बातों को लेकर चलते थे, परंपराओं को लेकर चलते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आर्ट और लर्निंग को प्रोत्साहन दिया। ओके, फिर आगे देखिए, द स्कॉलर्स हु हैड द एडवांटेज ऑफ द चर्च पैट्रोनेज इंस्टिल्ड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन द पीपल ऑफ यूरोप। मतलब एक प्रकार से विद्वान, ऐसे विद्वान जिन्हें चर्च का संरक्षण प्राप्त था, उन्होंने यूरोप के लोगों में नए ज्ञान के प्रति उत्सुकता पैदा कर दी। देखिए लिखा है यहाँ पर, द स्कॉलर्स, ऐसे विद्वान, हु हैड द एडवांटेज का मतलब लाभ, जिनको लाभ प्राप्त था, ऑफ चर्च पैट्रोनेज यानी चर्च के संरक्षण का, जिनको चर्च का संरक्षण प्राप्त था या उसका लाभ प्राप्त था, इंस्टिल्ड उन्होंने भर दिया, आ स्पिरिट एक जोश या भावना, ऑफ इंक्वायरी जिज्ञासा की, इन द पीपल ऑफ यूरोप के लोगों में। ओके, जो विद्वान चर्च के संरक्षण में थे उन्होंने लोगों के मन में जिज्ञासा की भावना भर दिया, पूछने की जो जिज्ञासा थी उसको भर दिया, ताकि लोग प्रश्न करने लगे कि हाँ ऐसा है तो क्यों, क्या कारण है, कैसे। इन इटली में सर्टेन फैमिली सपोर्टेड ट्रेडिशंस ऑफ इनकरेजिंग आर्ट एंड लर्निंग। इटली में कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी थी, जैसे राजवंश होते हैं, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। देखिए, इन इटली में सर्टेन फैमिलीज़, कुछ निश्चित परिवारों ने सपोर्ट मतलब सहायता किया, ट्रेडिशंस ऑफ इनकरेजिंग आर्ट एंड लर्निंग और आर्ट को प्रोत्साहित करने का जो परंपरा चल रहा था उसको इन्होंने भी इनकरेज किया, सपोर्ट किया। कुछ फैमिली थे, कुछ राजवंश थे। द इस्टेब्लिश्ड स्कूल्स, उन्होंने स्कूल खुलवाए, स्कूलों की स्थापना करवाई। गेव फंड्स टू यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटी को फंड दिए, मतलब फंड का मतलब आर्थिक सहायता देना। एंड प्रोवाइडेड जनरस फाइनेंशियल सपोर्ट टू ग्रेट स्कॉलर्स, और जो देखिए एंड और प्रोवाइडेड दिया जनरस फाइनेंशियल, एक जनरस का मतलब होता है अधिक मात्रा में, फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब आर्थिक मदद,
अधिक मात्रा में आर्थिक मदद दिया टू ग्रेट स्कॉलर्स, महान विद्वानों को, पेंटर्स, जो पेंटर्स होते थे उनको भी दिया, स्कल्पचर्स मतलब जो शिल्पकार थे उनको भी, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, इन सबको क्या दिया गया, आर्थिक सहायता दी गई ताकि अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। जो बड़े बड़े परिवार थे, राजवंश थे, उन्होंने स्कूल्स खुलवाए और इन सबको संरक्षण दिया, इन सबको सहायता दिया कि आप शिक्षा का प्रसार कीजिए, पैसे की प्रॉब्लम नहीं, पैसे मैं दे रहा हूँ। Lorenzo de Medici the Magnificent gave such a lavish patronage in Florence in the 15th century that the city became a great center of the art, learning and culture। सोचिए, लॉरेंजो डी मेडिसी एक धनी व्यक्ति था, तो इसने देखिए मैग्निफिकेंट लिखा है, द मैग्निफिकेंट का मतलब शानदार व्यक्ति यानी धनी व्यक्ति। लॉरेंजो डी मेडिसी गेव दिया, सच लेविश पैट्रोनेज इतना ज़्यादा संरक्षण, इतना भयंकर संरक्षण दे दिया आर्ट, कला और साहित्य को, इन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में इन द 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी में इतना ज़्यादा संरक्षण दे दिया दैट कि द सिटी बिकेम ग्रेट सेंटर ऑफ आर्ट, लर्निंग एंड कल्चर, कि ये जो सिटी है इटली, फ्लोरेंस, ये जो फ्लोरेंस सिटी है ये आर्ट, लर्निंग एंड सेंटर का आर्ट, लर्निंग एंड कल्चर का ग्रेट सेंटर बन गया, महान केंद्र बन गया। ओके, लॉरेंजो डी मेडिसी ने 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस में ज्ञान और कला साहित्य को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन दे दिया, इतना ज़्यादा संरक्षण दे दिया कि फ्लोरेंस नामक जो शहर था इटली का, वो आर्ट, लर्निंग एंड कल्चर का सेंटर बन गया। वो भी सेंटर कैसा, ग्रेट सेंटर, महान केंद्र बन गया। फिर देखिए, द मेडिसी फैमिली एक्सटेंडेड इट्स पैट्रोनेज टू ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द कैलिबर ऑफ माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, वारेसियो एंड बार्टोलो। फिर जो मेडिसी फैमिली थी, ये जो मेडिसी परिवार था, इसने अपने संरक्षण को और ज़्यादा बढ़ाया और धीरे धीरे माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, वारेसियो, बार्टोलो को भी संरक्षण दिया, इन जैसे विद्वानों को भी सहायता प्रदान की। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कला और साहित्य के विकास ने या कला और ज्ञान के विकास ने पुनर्जागरण को कैसे बढ़ावा दिया। फिर यहाँ देखिए, ये 6 पॉइंट है, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस छापे खाने का आविष्कार बोल सकते हैं, छापा खाना बोल सकते हैं। परहैप्स नो सिंगल फैक्टर डिड सो मच फॉर द रेनेसा एज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। शायद ही किसी फैक्टर ने इतना ज़्यादा रेनेसा को प्रभावित किया हो जितना कि प्रिंटिंग प्रेस ने प्रभावित किया। ओके, अर्लियर इन द मिडिल एज, यानी कि जब मिडिल एज की शुरुआत हुई उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स हैड टू बी कॉपीड मैनुअली एंड द कॉस्ट ऑफ द बुक्स वाज प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव मीन्स होता है महंगी, बहुत ज़्यादा, इतनी महंगी कि आप खरीद ही ना पाएँ। तो जब मध्यकाल शुरू हुआ तो उस समय बुकें जो लिखी जाती थी, किताबें जो लिखी जाती थी, वो हाथ से लिखी जाती थी और हाथ से ही कॉपी की जाती थी। मतलब एक बुक मान लीजिए लिखी गई है, उसकी दूसरी अगर आपको लिखनी तो हाथ से ही कॉपी करेंगे, देख देख कर लिखेंगे। तो वही यहाँ पर है मैन्युस्क्रिप्ट। तो मध्यकाल में बुकें कैसी लिखी जाती थी, हाथों से लिखी जाती थी, इसलिए बहुत कम मात्रा में होती थी, और जब कम मात्रा में होती थी तो प्रोहिबिटिव होती थी, बहुत महंगी होती थी, जिससे आम जनता उसको नहीं खरीद पाती थी और उसको सच्चाई का पता नहीं चल पाता था कि बुक में क्या लिखा है, क्योंकि वो खरीद ही नहीं पाएगी, बुकें बहुत कम हैं और महंगी हैं। तो जो बड़े बड़े परिवार के लोग होंगे, विद्वान होंगे, वही खरीद पाएंगे। फिर देखिए आगे क्या है, इन कॉपिंग, कॉपी करने में एरर स्क्रैप्टिंग, मिस्टेक भी हो जाती थी, यानी जब कॉपी करते थे, हाथ से लिखते थे तो भाई गलतियाँ हो जाती थी। स्कॉलर्स प्रिफर्ड टू रीड प्रिंटेड बुक्स रादर देन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो विद्वान होते थे, असली विद्वान, दिल के सच्चे विद्वान, वो प्रिंटेड बुक को प्रेफर करते थे, ना कि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट को। ओके, वो किसको प्रेफर करते थे, मतलब किसको ज़्यादा पसंद करते थे, प्रिंटेड बुक्स को, जो प्रिंट की जाती थी, क्योंकि प्रिंटेड वाले में गलतियाँ कम होती थी। जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती थी, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं प्रेफर करते थे। द प्रिंटिंग प्रेस ने इनेबल मतलब खोल देना एक प्रकार से, या भर देना आप कह सकते हैं, यूरोप को टू मल्टीप्लाई बुक्स, कई गुना बुकों से,
जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो यूरोप में कई गुना बुकें बढ़ गई। वही लिखा है, द प्रिंटिंग प्रेस इनेबल्ड यूरोप टू मल्टीप्लाई बुक्स। प्रिंटिंग प्रेस ने यूरोप में बुकों का भंडार लगा दिया। एंड पुट देम विद इन द रीच ऑफ स्कॉलर्स विद मॉडेस्ट मीन्स। और जो छोटे छोटे विद्वान थे या जो छोटे छोटे पढ़ने वाले थे, उन सभी के पास मॉडेस्ट मीन्स यानी सस्ते दामों में उसको उपलब्ध करा दिया। अब लोगों के पास पुस्तकें पहुंचने लगी। न्यू राइटर्स वर बोर्न, और फिर अब नए नए राइटर का जन्म होने लगा, नए लेखक पैदा होने लगे, क्योंकि पुस्तकें पहुंचने लगी सभी के पास, तो सभी लोग पढ़ने लगे, सभी लोग ज्ञानवान होने लगे। फिर आगे कहे, ट्रांसलेशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स वाज मेड, यहाँ वर होना चाहिए, ट्रांसलेशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स वाज मेड। जो महत्वपूर्ण किताबें होती थी उनका ट्रांसलेशन किया जाने लगा। मान लीजिए कोई बुक है जर्मन भाषा में लिखी है, तो अब उसे सिर्फ जर्मन लोग ही पढ़ सकते थे। तो अब जिनको इंग्लिश में पढ़ना है तो वो क्या करने लगे, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने लगे। तो जो इम्पॉर्टेंट बुकें थी उनका ट्रांसलेशन किया जाने लगा ताकि सभी लोग उसके सच्चाई को जान पाएँ कि बुक में क्या लिखा है। इन द मिडिल एज ऑफ 15th सेंचुरी, यानी कि 15वीं शताब्दी के मध्य में, जॉन गुटेनबर्ग इंट्रोड्यूस्ड कास्टिंग इंडिविजुअल टाइप इन मेटल। यानी कि इंडिविजुअल टाइप का मतलब अलग अलग प्रकार के टाइप इन्होंने तैयार किए जो कि मेटल के बने हुए थे। 15वीं शताब्दी के मध्य में जॉन गुटेनबर्ग ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक कह सकते हैं इनको। तो इन द मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के मध्य में जॉन गुटेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस्ड, परिचित करवाया, यानी कुल मिलाकर इन्होंने निर्माण किया, किसका, कास्टिंग इंडिविजुअल टाइप इन मेटल। कास्टिंग इंडिविजुअल टाइप इन मेटल का मतलब होता है जो मेटल के बने होते थे, धातु के बने होते थे। टाइप आप जानते हैं जिसमें ABCD लिखा होता है। कभी आपने टाइपिंग मशीन देखी हो तो आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए एक अक्षर ये हो गया, फिर दूसरा अक्षर ये हो गया, फिर तीसरा अक्षर ये हो गया, तो इसमें A लिखा है, इसमें B लिखा है, इसमें C, ऐसे लिखा रहता है। तो जब इस पर प्रेस करेंगे तो C दब जाएगा, C छप जाएगा, इस पर प्रेस। तो इन्होंने पहले इंडिविजुअल एक एक अक्षर को तैयार किया मेटल से। देखिए लिखा है इंडिविजुअल टाइप इन्होंने तैयार किया इन मेटल में, A से लेकर Z तक इन्होंने तैयार कर लिए जितने भी अक्षर थे उसमें। एंड फॉर्म्ड अ सेपरेट टाइप ऑफ ईच, और उनको अलग अलग कर लिया, यानी अलग अलग बना लिया, अलग अलग बना के रख लिया। लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर होते हैं उन सब को बना करके रख लिया अलग अलग पहले। अब उसको जोड़ेंगे। ही देन पुट टुगेदर, फिर उसको एक साथ रख दिया, द वेरियस टाइप्स, विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स थे यानी जो अक्षर थे विभिन्न प्रकार के, उनको एक साथ रख दिया इन द प्रिंटर्स स्टिक फॉर ए स्पेसिफिक प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटर के स्टिक के रूप में, स्टिक मतलब एक बंडल के रूप में उसको रख दिया फॉर ए स्पेसिफिक प्रेस, एक विशेष प्रेस के लिए, एक विशेष प्रिंटिंग प्रेस को बनाने के लिए उसको एक साथ में रख दिया। विद मूवेबल टाइप्स के रूप में। मूवेबल मतलब जो टाइप्स चल सकें, ऐसा नहीं कि चल ही नहीं रही, ख़राब है। मूवेबल टाइप्स मतलब जो दब सकें, जैसे दबाते हैं कट 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 की आवाज़ आती है, तो उस रूप में इन्होंने रख दिया। इन जर्मनी में इन 1455 ईस्वी में। कुल मिलाकर ये कहानी आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ये देखिए उसने पूरा बता दिया है, इसलिए थोड़ा कठिन लग रहा है। उसने पूरा बता दिया कि कैसे उन्होंने पहले एक एक अलग अलग अक्षर टाइप बनाए, फिर उस सारे अक्षरों को जोड़ा, फिर एक प्रिंटिंग प्रेस तैयार किया। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि जर्मनी के वैज्ञानिक जॉन गुटेनबर्ग ने 1455 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। आप इतना लिख सकते हैं, जॉन गुटेनबर्ग द साइंटिस्ट ऑफ जर्मनी इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस इन 1455, इतना लिख सकते हैं। विलियम कैक्सटन इस्टेब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1477, 1477 में, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 12 सालों बाद, 22 सालों बाद, ओके, 22 सालों बाद
जो इंग्लैंड में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, उसकी स्थापना किसने की? विलियम कैक्सन ने। यानी कि गुटेनबर्ग ने जर्मनी में की और विलियम कैक्सन ने 1477 में इंग्लैंड में कारखाने की स्थापना कर दी। देखिए लाइनें थोड़ी कठिन है इसलिए मुझे समय लग रहा है। Their inventions were soon followed by rapid introduction of printing presses in other parts of Europe। अब जो इन्होंने आविष्कार किए इसका अनुसरण किया गया और यूरोप के अन्य पार्टों में यानी अन्य देशों में ऐसा इन्वेंशन होने लगे, यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होने लगी अन्य देशों में भी। जल्दी इनके इस आविष्कार को फॉलो किया गया, मतलब लोगों ने अनुसरण किया इनका। तो थोड़ी सी लाइनें इसमें इधर की उधर लिखी रहती हैं, इसलिए मुझे थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है। फिर यहाँ देखिए जो 7वां है आपका, द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द तुर्क्स, यानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको हिंदी में कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा बोलने में, कॉन्स्टेंटिनोपल, तो मैं कुस्तुनतुनिया ही बोलूँगा। तो इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, तो उससे भी पुनर्जागरण को बल मिलता है। कैसे? देखिए, इन 1453 1453 में द ऑटोमन तुर्क्स एट लास्ट कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑटोमन तुर्क ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया 1453 में। द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल है यानी कि कुस्तुनतुनिया है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी और 1453 ईस्वी में इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इट वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग फॉर मोर देन 11 सेंचुरीज। 11वीं शताब्दी तक ये आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग का एक बहुत बड़ा केंद्र था, ग्रेट सेंटर था, महान केंद्र था आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग का। मतलब यहाँ पर बहुत सारे विद्वान रहते थे। फिर है द तुर्क हैड नो लिबरल आउटलुक। ये जो तुर्क होते थे बड़े ही दरिंदे टाइप के होते थे, मतलब इनके पास कोई लिबरल आउटलुक नहीं था। लिबरल आउटलुक का मतलब उदारवादी नज़रिया इनका नहीं था कि किताबों को ना फाड़ा जाए, विद्वानों को ना मारा जाए, ऐसा इनका कोई इरादा नहीं था। इनके प्रति कोई इनका लिबरल आउटलुक मतलब उदारवादी नज़रिया नहीं था। लव ऑफ लर्निंग, ना तो ये लर्निंग के प्रति इनको कोई प्रेम था, नॉर द टॉलरेंस ऑफ द अरब्स, ना तो जो अरब्स के प्रति इनका कोई सहन शक्ति, मतलब आप कह सकते हैं सहनशील थे। अरबों के प्रति ना तो ये सहनशील थे, ना तो ये ज्ञान के प्रति प्रेमी थे, ना तो ये लिबरल नज़रिए वाले थे। कहने का मतलब ये बहुत ही क्रूर टाइप के थे जो ये तुर्क थे। देयरफॉर, इसलिए ग्रीक स्कॉलर्स फ्लेड टू यूरोपियन कंट्रीज़ फॉर पैट्रोनेज। इसलिए ग्रीक जो विद्वान वहाँ पर टिके हुए थे कुस्तुनतुनिया में, वे यूरोप के अन्य देशों में भागे फॉर पैट्रोनेज, संरक्षण के लिए। अब चूँकि वहाँ पर तुर्क अत्याचार कर रहे थे, तो जो वहाँ पर विद्वान थे अपनी किताबों के साथ वो कहाँ भागे? यूरोप के दूसरे देशों में भागे। अपनी किताब, अपनी जो भी उनके पास ज्ञान की चीज़ें थी उसको लेकर के यूरोप के दूसरे देशों में भागे। मोस्ट ऑफ देम वेंट टू इटली, उनमें से बहुत सारे इटली भी गए। अब भागे तो कई देशों में गए लेकिन ज़्यादातर कहाँ गए? इटली में। एज इटली वॉज वेल नोन फॉर हर लव ऑफ लर्निंग, क्योंकि इटली को माना जाता था कि ये लर्निंग के प्रति प्रेम रखता है। इटली जो है ये लर्निंग को बहुत ज़्यादा संरक्षण देता है, ज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए लोग इटली में भागे कि अगर हम इटली में जाएंगे तो हमारे ज्ञान का या फिर हमारा सम्मान होगा। द स्कॉलर रिफ्यूजीज, जो विद्वान शरणार्थी थे जो भागे थे, कैरीड विद देम दियर इनवैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स, वो अपने साथ अपनी पांडुलिपियों और अपनी किताबों को लेकर गए जो कि बहुत ही अमूल्यवान थे। मतलब उनका कोई मूल्य नहीं था, बहुमूल्य थे। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब कोई चीज़ अमूल्यवान हो जाती है तो उसको आप मूल्य से नहीं खरीद सकते, मूल्य से ज़्यादा उसकी कीमत हो जाती है। दीज स्कॉलर वर मैन ऑफ लिबरल आउटलुक, ये जो थे विद्वान थे ये उदारवादी व्यक्ति थे। लिबरल आउटलुक का मतलब उदारवादी नज़रिए वाले व्यक्ति थे। ह्यूमनिज्म, मानवतावादी थे। एंड रैशनल स्पिरिट, और तर्कवादी भावना वाले लोग थे।
तर्क करते थे हर एक चीज़ में। वेर एवर दे वेंट, जहाँ कहीं भी वे गए, दे स्प्रेड देयर प्रोग्रेसिव आइडियाज़, वहाँ पर उन्होंने अपने प्रोग्रेसिव विचारों को यानी कि प्रगतिशील विचारों को विस्तारित किया या लोगों को बताया। जहाँ कहीं भी वो गए वहाँ पर अपने प्रगतिशील विचारों को फैला दिया। इट वॉज फेल्ट इन यूरोप, यूरोप में ऐसा महसूस किया गया दैट कि द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का पतन, वॉज ए ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग था, इन डिस्गाइज का मतलब के रूप में, यानी एक ब्लेसिंग के रूप में था। वहाँ महसूस किया गया कि अच्छा हुआ कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, क्योंकि अगर कुस्तुनतुनिया का पतन ना होता तो ज्ञान का विस्तार पूरे यूरोप में ना होता। विद्वान भागते ही ना, तो भागते ना तो ज्ञान एक ही जगह रह जाता। तो कहा जाता है कि एक आशीर्वाद के रूप में हुआ कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और वहाँ से लोग भाग करके यूरोप के अन्य देशों में गए तो ज्ञान का विस्तार हो गया। एंड इट वॉज सेड, और ऐसा कहा जाता है, ग्रीक हैज़ नॉट फॉलन, कि ग्रीक का अंत नहीं हुआ था। सी हैज़ माइग्रेटेड टू इटली, वो इटली चला गया था, यानी जो प्राचीन ग्रीक सभ्यता थी उसका अंत नहीं हुआ था, वो स्थानांतरित होकर के इटली में चली गई थी, यानी उसका ट्रांसफ़र हो गया था। न्यू डिस्कवरीज, नए आविष्कार, तो कुछ नए आविष्कार भी होते हैं, उनसे भी पुनर्जागरण को बढ़ावा मिलता है। कैसे? आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, द ट्रेड ऑफ द वेस्ट विद द ईस्ट, यानी कि वेस्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पश्चिमी यूरोप, और ईस्ट का मतलब मध्य एशिया या पूर्वी एशिया। तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया के मध्य व्यापार बिकेम इम्पॉसिबल। आपको डायरेक्ट यहाँ पढ़ना है, अभी मैं बीच का बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है। बिकेम इम्पॉसिबल, असंभव हो गया, यानी कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ उसके बाद पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया के मध्य जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, बिकेम इम्पॉसिबल, वो असंभव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है विच वॉज बींग कैरीड आउट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल, क्योंकि ये जो व्यापार होता था ये कुस्तुनतुनिया से होकर ही होता था, कुस्तुनतुनिया के माध्यम से होता था। मतलब इन दोनों के बीच, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच क्या पड़ता था? कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जब इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो व्यापार बंद हो गया। फिर है द तुर्क्स डिड नॉट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर सच ट्रेड, तुर्क ऐसे किसी भी व्यापार को कोई फैसिलिटी नहीं देते थे, मतलब कोई बढ़ावा नहीं देते थे व्यापार को। द यूरोपियन वर कीन, लेकिन यूरोपीय जो थे ये कीन थे, उत्सुक थे, दैट हिज ट्रेड शुड कंटिन्यू, कि इनका जो व्यापार था वो लगातार जारी रहे। यूरोपीय जो व्यापारी थे ये चाहते थे, ये कीन थे, उत्सुक थे कि इनका व्यापार बंद ना हो, हमेशा कंटिन्यू रहे। इट वॉज ड्यू टू द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, देखिए मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है। इट वॉज ड्यू टू द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया के पतन के कारण, यानी ये कुस्तुनतुनिया का पतन का कारण ही था, दैट की द किंग्स एंड गवर्नमेंट्स इनकरेज्ड वॉयस ऑफ डिस्कवरी, कि राजा और जो सरकारें थीं उन्होंने समुद्री यात्राओं को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। वॉयस का मतलब खतरनाक समुद्री यात्राएं, डिस्कवरी का मतलब खोज। अब चूँकि क्यों भाई इन्होंने समुद्री यात्राओं की खोज की, समुद्री यात्राएं क्यों की, क्यों समुद्री मार्गों की खोज की? क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया था तुर्कों का, तो अब वो स्थल के माध्यम से व्यापार कर ही नहीं सकते थे। तो यही कारण था, कुस्तुनतुनिया का पतन जो था यही एक कारण था कि समुद्री मार्गों की खोज को किंग्स और गवर्नमेंट्स ने बढ़ावा दिया, यानी कि जो राजा होते थे या सरकारें जो होती थी उन्होंने बढ़ावा दिया। विच वर आउटसाइड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द तुर्क, जो कि तुर्क के प्रभाव से बहुत ज़्यादा बाहर था। अब समुद्र में तुर्क तो जाएंगे नहीं, वो तो लैंड पे कब्जे आए बैठे हैं, तब तुर्क के समुद्र के माध्यम से व्यापार होगा। द कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर वेस्टर्न सी रूट टू इंडियन एंड रीच्ड अमेरिका इन 1492। जो कोलंबस था ये भारत के समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन 1492 में कहाँ पहुँच जाता है? रीच्ड अमेरिका इन 1492, 1492 में अमेरिका पहुँच जाता है। वास्को द गामा, यानी कि वास्को डी गामा
रीच्ड इंडिया, इंडिया में पहुंचता है, एंड मैगलन स्टार्टेड हिज सर ये क्या लिखा है, आई थिंक सर कम नेविगेशन, मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही वर्ड, इसको आप देख लीजिएगा। मतलब इन्होंने एक प्रकार से वर्ड का चक्कर लगा दिया, जैसे होता ना सर्कल, उसी प्रकार का वर्ड है। तो इन्होंने जो मैगलन थे, इन्होंने दुनिया का चक्कर लगा के साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है। ड्यू टू दीज डिस्कवरीज, इन खोजों के कारण कॉन्ट्रैक्ट्स विद द ईस्ट डेवलप्ड एंड पीपल बिकेम मोर एडवेंचरस। तो इन खोजों के कारण ईस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर से एक प्रकार से समझौता हो गया, यानी कि जो पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप था उनके मध्य फिर से एक संबंध स्थापित हो गया। एंड पीपल बिकेम मोर एडवेंचरस, और अब लोग अधिक ज़्यादा एडवेंचरस हो गए, मतलब जोखिम लेने वाले हो गए। अब वो डरते नहीं थे। पहले क्या होता था, समुद्री यात्राओं से डरते थे, लेकिन जब वो समुद्री यात्रा करने के लिए मजबूर हो गए, व्यापार बंद हो गया था, तो फिर धीरे धीरे उनका डर निकल गया, अब वो और ज़्यादा एडवेंचरस हो गए थे। तो इस प्रकार जो नई खोजें थी उन्होंने भी पुनर्जागरण को बल दिया। लास्ट पॉइंट है डिक्रीज इन इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च। जो चर्च था उसके प्रभाव में कमी आई, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज का मतलब कमी, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। चर्च के प्रभाव में कमी आई, तो उस कारण भी पुनर्जागरण को बल मिला। ड्यूरिंग द मिडिल एज द चर्च वॉज वेरी पावरफुल। मध्यकाल के दौरान चर्च बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। ड्यूरिंग द क्रूसेड्स द क्रिश्चियंस केम टू नो दैट देयर वॉज नॉट द फाइनल वर्ड इन रिलीजन। धार्मिक आंदोलनों के बीच में, यानी धार्मिक युद्धों के बीच में क्रिश्चियंस को पता चला कि धर्म में, यानी धार्मिक मामलों में कोई अंतिम शब्द नहीं है। देयर वॉज नॉट द फाइनल वर्ड इन रिलीजन, धर्म में कोई अंतिम शब्द नहीं है। दे आल्सो नाउ बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट टाइम रादर देन इन द नेक्स्ट वर्ड। अब वो परलोक की जगह इहलोक को महत्व देने लगे। मतलब प्रेजेंट टाइम में, इहलोक का मतलब क्या होता है, जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, प्रेजेंट टाइम का जो जीवन है उसको इहलोक बोलते हैं। तो जो क्रिश्चियंस थे या जो विद्वान थे, वो अब प्रेजेंट टाइम में इंटरेस्ट लेने लगे। दे आल्सो नाउ बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में इंटरेस्ट लेने लगे, रादर देन इन द नेक्स्ट वर्ड, ना कि नेक्स्ट वर्ड में, यानी स्वर्ग में। नेक्स्ट वर्ड का मतलब आने वाला संसार। तो पहले क्या होता था कि धार्मिक जो लोग होते थे, जैसे पोप, पादरी, ये सामान्य जनता को बेवकूफ़ बनाते थे, स्वर्ग के सपने दिखा करके उनसे तमाम तरह के कार्य करवाते थे, धार्मिक कर्मकांड करवाते थे, पैसे वसूलते थे कि आपको अगर पैसे देंगे, इतने रुपए का ये खरीदेंगे, चंदा देंगे तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। करप्शंस हैड बिकम रैम्पेंट इन मॉन्स्ट्रीज एंड इन द चर्च, यानी कि पूरा का पूरा जो चर्च था और मठ था उसमें भ्रष्टाचार एकदम भर चुका था। एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस द कैंडिडेट्स द पैपेसी एक्सपोज्ड ईच अदर। इलेक्शन के समय जो चर्च के अधिकारी होते थे ये एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। जैसे पोप का या पादरी का चयन होता था, इलेक्शन होता था, तो जब इलेक्शन का समय आता था तो ये पोप और पादरी एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, जैसे आजकल के नेता लगा रहे हैं। तो लोगों को पता चला कि जब पोप ही लड़ रहे हैं तो ये हम लोग को क्या अच्छी चीज़ें बता पाएंगे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त एज टाइम पास, जैसे जैसे समय गुजरता गया, नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड एंड विद दैट इमर्ज्ड नेशनल चर्च। जैसे जैसे समय गुजरता गया राष्ट्र के राज्यों ने अपने राष्ट्रीय चर्च की स्थापना कर लिया। यानी कि पहले क्या होता था कि एक ही चर्च की मान्यता थी, पूरे विश्व पर जितने भी ईसाई हैं उसी चर्च को मान्यता देते थे। जैसे आजकल कोई एक पवित्र धार्मिक स्थान है तो सभी लोग उसको मान्यता देते। लेकिन अब क्या हो गया, अब हर एक देश में अपने अपने पोप हो गए, अपने अपने चर्च खुल गए, सभी देशों ने खोल लिया। पहले क्या होता था कि जो रोम का पोप होता था वो पूरे संसार पर शासन करता था, अब ऐसा नहीं था। ईच नेशन, देखिए, ईच नेशनल चर्च बिगेन टू क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द पोप्स। प्रत्येक जो राष्ट्रीय चर्च थे ये पोप से क्वेश्चन करने लगे, उसके आज्ञा देने पर उससे क्वेश्चन करने लगे। अब कोई पोप अगर आज्ञा देता था, मान लीजिए रोम का जो पोप है, मेन पोप है, वो बैठा है
किसी देश के चर्च को उसने आदेश दिया कि अपने चर्च में ये नियम लगा दो, तो उस चर्च का जो मुखिया रहेगा वो पूछने लगा कि बताओ ये क्यों करे, क्या कारण है, यानी क्वेश्चन करने लगा। दज इस प्रकार द चर्च इन्फ्लुएंस ऑन पीपुल बिगेन टू डिक्लाइन, इस प्रकार जो चर्च का प्रभाव था वो लोगों पर से हटने लगा, अब लोगों पर चर्च का प्रभाव नहीं रहेगा। विच अजर्ड इन साइंटिफिक टेम्पर एंड ओरिजिनल थिंकिंग, जिसने एक नई वैज्ञानिक विचारधारा और मौलिक विचारों को जन्म दिया। तो ये टोटल आपके 9 कारण थे पुनर्जागरण के। इसमें थोड़ी लाइनें जो थी इधर से उधर लिखी रहती इंग्लिश में, तो इसलिए मुझे समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।